आज हम लोग कन्फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी वैसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ में दे दिए जाते हैं, तब आप उस प्रश्न को पढ़ने के बाद और साथ में ऑप्शन को देखने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया, वो सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सौरमंडल, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग चल रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 193 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे से शेष प्रश्नों पर देखेंगे, यानी हम लोग सिर्फ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 193 तक हमने टिक किया था, आज 194। हालांकि 194 को भी हम एक बार यहाँ पे चर्चा कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है। कह रहा एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य क्या होता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य की चक्कर लगाता है तो वही कह रहा है कि एक बार वह सूर्य के नज़दीक और एक बार दूर होता है। तो जो नज़दीक होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उपसौर कहा जाता है, और जो सबसे दूर होता है उसको अपसौर कहा जाता है। तो ये होता है, और सबसे जो नज़दीक का जो टाइम होता है वह होता है 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को उपसौर उस समय सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी होता है वह 147 मिलियन किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि औसत, अगर औसत की बात करें तो वह 149 मिलियन यानी 149 मिलियन किलोमीटर होता है, यही दूरी है। और जो उपसौर यानी अधिकतम जो दूरी होता है वह जो समय है 4 जुलाई को। तो ये 3 जनवरी और 4 जुलाई को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता, अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होता है, और आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो ये था प्रश्न 194। आशा करते हैं आप सभी ऑप्शन से परिचित ही होंगे। 195 में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन के साथ में दे दिए जाए तो आप कन्फ्यूज करेंगे। तो 195 में देखा जाए, इसमें करा अयनात एवं विषुव के संबंध में दिए गए आंकड़ों में से कौन सा सही नहीं है। पहले हम लोग को समझना हुआ कि अयनात और विषुव क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अयनात उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क रेखा, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो कह रहा है उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर, यानी कि कर्क हो या फिर मकर रेखा पर स्थित हो, उस समय जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हो, तो उसी को हम लोग आयनात कहते हैं। और विषुव किसे कहते हैं, विषुव में हो जाता है उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हो। तो आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग पिछले बार में भी किए थे, किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 मार्च के बाद क्या आ जाता है, बसंत विषुव आ जाता है। उसके बाद ये चर्चा हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि 22 जनवरी को ये 21 मार्च के बाद 22 जून को कही है ना, 21 मार्च इधर हो गया, और 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक, ये फिर घूमते 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 जब ये दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर किस समय, वो समय होता है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था। ये भी हम लोगों ने देखा कि विषुवत रेखा पर जब बसंत विषुव आता है तो उत्तरी गोलार्ध से, यानी कि इस तरह से यहाँ पर इस तरह से 23.5 डिग्री अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाते हैं, यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वसंत विषुव 21 मार्च और इधर 23 सितंबर को। तो ये क्या है हम लोग का थ्योरी, उसी पे हम लोग को ऑप्शन देखें। 21 मार्च भूमध्य रेखा, क्या सही में 21 मार्च भूमध्य रेखा को आयनात एवं विषुव के संबंध में दिए गए आंकड़ों में से सही है? तो 21 मार्च आप देखिए बिल्कुल सही है। 21 मार्च हमने चर्चा किया कि क्या होता है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे ग्रह चक्कर लगा रहा है, ग्रह पृथ्वी 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव आ जाता, और उसके बाद ये बसंत विषुव में एंट्री कर जाता। उस समय 21 मार्च को बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 बी में चर्चा करते हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर। अब आ जाइए 21 जून, यहाँ पे आ जाइए, इस तरह झुका हुआ रहेगा, तो ऊपर कर्क रेखा, नीचे कर्क रेखा, यहाँ पर दिन बड़ा करेगा। 21 जून को कर्क रेखा पर बिल्कुल सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा, ठंडा ही ठंडा होगा। तो यह 21 जून, ऑप्शन नंबर 2 भी पर्याप्त लग रहा है। चलिए 3 में देखते हैं, 22 सितंबर मकर रेखा। तो हमने अभी चर्चा किया था कि 21 जून और 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को अब सूर्य क्या होगा, घूमते घूमते इधर आ जाएगा, और इस तरह से सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ रहेगा। अब इस समय सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी ना पड़कर मकर रेखा पर पड़ेगा। वह 22 दिसंबर का समय होगा जिसमें क्या होगा, दिन लंबा करेगा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो यह ऑप्शन नंबर सी ही पर्याप्त लग रहा है। सी भी। अब डी में चर्चा करते हैं, 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव। अब देखिए 21 मार्च को बसंत विषुव, और इधर जब आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस समय भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। कब पड़ेगी, सूर्य की किरणें यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ेगी। तो आप ध्यान में रखेंगे, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी
तो उस समय जो समय होगा वह क्या होगा, 23 सितंबर का वो समय होगा। तो वह क्या होगा, वह उस समय हो जाएगा शरद विषुव। तो ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ उत्तरी ध्रुव लिख दिया, जो कि हमारे अनुसार ये ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होना चाहिए। अन्यथा एक बार इस पर आप विशेष चर्चा आप भी कर लें, क्योंकि बहुत सारा जो आंसर की है आपको गलत देखने को इसमें देखा गया, कुछ और भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 196 पे चर्चा करते हैं। 196 में हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। हाँ, 195 के संबंध में कोई कुछ अगर बताना चाह रहे हो या सजेशन देना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर कह रहा है 196 में चर्चा करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब कह रहा है जो उत्तरी गोलार्ध है यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, क्या उत्तरी गोलार्ध में सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, यहीं से तो 21 मार्च से ही तो ये क्या हो जाता है, बसंत विषुव घुस जाता है और यह उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इस समय गर्मी क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो बसंत विषुव 21 मार्च को होगा, यह बिल्कुल सही है। उत्तरी अयनात में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनात 22 दिसंबर को होगा। अब ये बताइए कि उत्तरी अयनात, अभी हम लोग अयनात और विषुव पढ़े थे। अयनात वह स्थिति था जब सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ रही थी। तो क्या उत्तरी अयनात जो था वह उत्तरी अयनात 22 दिसंबर को? तो नहीं, ये तो दक्षिणी अयनात था ना, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी वो 22 दिसंबर का समय था। तो ये उत्तरी अयनात लिखा, वो थोड़ा पर्याप्त नहीं है। चलिए डी में पढ़ते हैं। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही बात है। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 मार्च को शरद विषुव, क्योंकि 23 सितंबर के बाद भी सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, मकर रेखा पर सीधे पड़ना स्टार्ट हो जाती है और कर्क रेखा में शरद ऋतु आ जाएगा। तो ये पर्याप्त 3 लग रहा है। 4 में आ जाइए, दक्षिणी अयनात 21 जून को। अभी आ जाइए इधर, तो उत्तरी अयनात, ये दक्षिणी अयनात। क्या दक्षिणी अयनात 21 जून को होगा? नहीं, दक्षिणी अयनात जैसे ही दक्षिण में जब सूर्य की किरणें कर क्या, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी, वह समय 22 दिसंबर होगा। तो मेरे अनुसार तो ऑप्शन क्या लग रहा है, 1 और 3 पर्याप्त लग रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इससे का और भी क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारा कंट्राडिक्ट भी देखने को मिला आंसर की में। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आप बिल्कुल मार सकते हैं। 97 में आ जाइए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। काफ़ी चर्चित प्रश्न, हाल ही में अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हो, चाहे फिर आप सचिवालय सहायक का, उसमें आपको पूछा गया था केपलर से संबंधित नियम, जिसमें उसमें बताया गया था कि जो दूरी होता, परिक्रमण काल होता है, वह औसत दूरी के घन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही केपलर का जो नियम था, उन्होंने 3 नियम दिया था। उसी संबंध में एक नियम उन्होंने यह भी बताया था कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह का होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है, और जो उसका जो गति का जो नियम होता है उसने बताया कि जो परिक्रमण काल होता है यानी टी होता है, वह औसत दूरी के घन के क्या होता है, बराबर होता है, यानी टी स्क्वायर, औसत दूरी के वर्ग के। तो औसत दूरी परिक्रमण काल टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे टी स्क्वायर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू घन के बराबर होता है। ये काफ़ी चर्चित प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 198 में सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, हर्शेल के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह कोपरनिकस ने ही क्या किया था, हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। चलिए आ जाइए ब्लू मून, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ब्लू मून। हालांकि बहुत सारे प्रश्न जैसे ये देखेंगे तो देखिए ऊपर वाला प्रश्न भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि कोपरनिकस के साथ में केपलर भी था, गैलीलियो भी था, हर्शेल भी था। तो आपको ये पता होना चाहिए, हर्शेल की चर्चा हम लोग पहले किए थे कि यूरेनस की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद अब आ जाइए ब्लू मून, जो हम लोगों ने भी चर्चा किया। हालांकि ब्लू मून से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम इसका ब्लू मून है। तो ब्लू मून क्या होता है आइए समझते हैं। ऑप्शन में है, महीने में आने वाला पहला चांद को ब्लू मून कहते हैं, महीने में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मून कहते हैं, चांद का अन्य नाम है चंद्र ग्रह के दौरान चांद का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह महीने में आने वाला दूसरा चांद। अब ये क्या है संबंधित, देखिए एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, मतलब कोई भी जब एक कैलेंडर हो, कोई एक वर्ष का हो, जो भी हो, अगर उस कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाता हो तो दूसरी पूर्णिमा को ही हम लोग ब्लू मून के नाम से जाना जाते हैं। क्या ऐसा हर एक साल होता है? बिल्कुल नहीं, हर एक साल नहीं होता। इससे पहले आप देखेंगे तो 2018 में 2 और 31 जनवरी को देखने को मिला था ब्लू मून। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ऐसा हर 2-3 वर्ष पर एक बार होता रहता है, यही ब्लू मून कहलाता है। तो इसका ब्लू मून से नीले से लेना कोई लेना देना नहीं है। वही परिस्थिति है कि जब एक माह में 2 पूर्णिमा आता है तो दूसरे पूर्णिमा को तो ही महीने में आने वाला है। दूसरे पूर्णिमा आपको पता होगा, पूर्णिमा में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि उस समय
जो होता है, जो चंद्रमा होता है, वह पूर्ण भाग प्रकाशित रहता है, प्रकाशित भाग उसका दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं पूर्णिमा जो होता है क्या किसके समय में आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो चंद्र का जो ग्रहण है, सूर्य पर जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण कहलाएगा। तो सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के समय में सूर्य ग्रहण लगता है। इससे दो कॉन्सेप्ट हो गया। पहला ये भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण किस में आता है, पूर्णिमा में आता है क्या अमावस्या क्यों आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा में क्या होता है, सूर्य पर ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। चलिए 2 प्रश्नों को हम लोगों ने फिर देखिए 200 में करा, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ट्राइटन, देखिए टाइटन क्या है, ये ट्राइटन है ना कि टाइटन है, एक टाइटन भी है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही है, जैसे ही लोग देखेंगे टाइटन तुरंत क्या होंगे, टाइटन देखेंगे और शनि मार देंगे, और यह गलत हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ट्राइटन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइटन है वो किसका, वह नेपच्यून का है। अब आपको माइंड में उठागा नेपच्यून क्या है, तो वरुण, इसका मतलब वरुण हो गया, यूरेनस का मतलब अरुण हो गया। और जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। तो थोड़ा सा ट्र और ट का अंतर है। आप जल्दी में रहेंगे, तुरंत देखेंगे, मारेंगे, गलत हो जाएगा। जब बाद में आप आंसर की मिलाएंगे, जब आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, तब वहाँ आपको गलत मिलेगा। तो इसलिए इसमें वैसे ही प्रश्न को शामिल किया गया है। एक दूसरे एक में देखेंगे, प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का कहने का मतलब हो गया उपग्रह हो गया। तो देखिए ऑप्शन में है चेरॉन है, गैनीमेड है, लूना है, टाइटन है। और आपको पहली बात आपको ये बता दें कि प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया है। वो 2006 में भी फैसला लिया गया था कि इसको ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हालांकि बौना ग्रह शुरू में नाम दिया गया था, वही 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन हुआ। उसमें वैज्ञानिकों ने इस क्या क्या था, ये डिसीजन को लिया था। तो प्लूटो का जो चांद का नाम है उपग्रह वह चेरॉन है। अब प्रश्न उठता है गैनीमेड किसका है, तो आपको पता होना चाहिए गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह। लूना जो है, लुआ वो लैटिन शब्द उससे निकला है। और ट्राइटन के बारे में तो अभी हम लोग चर्चा किए कि ट्राइटन जो है वह नेपच्यून का है, यानी वरुण का सबसे उपग्रह है वो। चलिए उर्स ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 202 पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर, उसी को कहा जाता है बिग बियर, एक प्रकार का क्या है। चलिए आइए समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंग्रेजी में सप्त ऋषि तारामंडल को ग्रेट बियर, बिल बियर कहा जाता है। और उसी को अमेरिका और कनाडा में बिग डिप्टर और चीन में चेतेव के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी को ये क्या, एक नक्षत्र मंडल तारामंडल है, उषा मेजर या बिग बियर, दोनों नाम से आना जाता है। चलिए तो ये कुछ प्रश्न था सौरमंडल से रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने बाकी सीरीज देख लिया था। अब हम लोग किसी अगले सीरीज के साथ में मिलते हैं, तब तक आप बने रहें।